सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। देखो यहाँ जो लेसन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उस लेसन का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सभी लोग शांत हो जाइए। देखो बच्चा सब, सत्ता में साझेदारी क्या है ये हम आप लोग को बता चुके हैं। और सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली यानी कि सत्ता में जो भी साझेदार होंगे उनकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, यही ना बच्चा सब। सत्ता में जो साझेदार होंगे उनकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, इसी चीज़ को बच्चा सब हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली के अंतर्गत जैसे कहने का मतलब कोई भी कार्य अपने देश में किया जाता है ना। कोई भी कार्य बच्चा सब अपने देश में किया जाता है। चूँकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं बच्चा सब। तो कैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वही ना शासन करता है। किसमें? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो सत्ता में साझेदार जो होगा वो कौन होगा बच्चा सब? आम व्यक्ति होगा। हम में से ही सब लोग होगा? नहीं होगा। हम लोग सत्ता में साझेदार बनेंगे यानी कि चुनाव लड़ेंगे, है ना, मत देंगे, चुनाव लड़के बच्चा सब जनप्रतिनिधि बनेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या, हम सत्ता में साझेदार बन रहे हैं। तो सत्ता में साझेदार बन जाना यही एकमात्र दायित्व तो नहीं है। साझेदार बन के बच्चा सब कार्य की प्रणाली को भी हम लोग को क्या करना है, विकसित करना है। तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली किसके माध्यम से होता है बच्चा सब? लोकतांत्रिक देशों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होगा, है ना। यही जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, विभिन्न तरह के नियम कानून बनाते हैं, है ना। यही जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं संसद भवन में, और संसद भवन में जाके कानून का निर्माण करते हैं। और यही कानून का निर्माण जो है बच्चा सब पूरे भारतवर्ष में उसको माना जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। अब इस चीज़ को पढ़ने के बाद बच्चा सब हम लोग को इस लेसन में भाषा नीति के विषय में पढ़ना है। किसके विषय में पढ़ना है बच्चा सब? अब देखो तुम लोग को बताते हैं बच्चा सब, देखो बच्चा सब, जैसे भी बना समझने योग्य, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिए बच्चा सब। तो इस लेसन में बच्चा सब हम लोग को भारत की भाषा नीति के भी विषय में समझना है। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा बच्चा सब।
कि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? नहीं है। हमारे देश में विभिन्न तरह के भाषाओं को बोला जाता है ना? लेकिन अपने संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, कितनी अनुसूची के अंतर्गत बच्चा साहब? 8वीं अनुसूची। ये 8वीं अनुसूची के तहत बच्चा साहब भारत में 22 भाषा को, है ना, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत बच्चा साहब भारत में 22 भाषा को कानूनी रूप क्या है? प्राप्त है ना? तो अब आप लोग को समझना चाहिए कि यही 22 भाषा अपने देश में नहीं है ना? चूँकि भारत एक विशाल देश है, तो इस विशाल देश में बच्चा सब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारे समुदाय हैं, और संस्कृति और समुदाय के साथ साथ बच्चा सब बहुत सारे भाषा भी बोले जाते हैं भारत में। अगर बच्चा सब हम लोग ये उत्तर भारत हुआ, ये दक्षिण भारत हुआ, ये पूर्व भारत हुआ, और ये क्या हुआ? पश्चिम भारत हुआ। तो हम लोग अगर देखते हैं बच्चा सब कि भारत के उत्तर में अगर जा रहे हैं तो हम लोग को इधर विभिन्न तरह के भाषा को देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये भाषा बच्चा सब उर्दू हो गया, है ना बच्चा सब, डोगरी हो गया, है ना? ये सब भाषा हम लोग को मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब बच्चा सब जब पश्चिम जाते हैं तो हम लोग को राजस्थानी भाषा देखने को मिलता है, और कौन सा? गुजराती भाषा देखने को मिलता है। अब बच्चा सब अगर पूर्व जाते हैं तो बच्चा सब पूर्व में हम लोग को बंगला देखने को मिलता है ना? उसके बाद अंग्रेजी भाषा देखने को मिलता है ना? तो विभिन्न तरह के जनजाति भाषा को हम लोग को देख रहे हैं। अगर बच्चा सब दक्षिण में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कन्नड़ देख रहे हैं, ठीक है? यानी कि भारत के चारों दिशा में देखे बच्चा सब तो अलग अलग भाषा हम लोग को देखने को मिला, नहीं मिला? अब बच्चा सब ये बीच वाला हिस्सा को बच्चा सब मध्य भारत में हम लोग किसको रखे? हिंदी को रखे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चा सब कि भाषा नीति मतलब कहने का मतलब भारत एक विशाल देश है, और विशाल देश में बहुत सारे भाषाओं को बोला जाता है। लेकिन संविधान के अनुसार बच्चा सब अपने देश में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये 22 भाषा है, लेकिन भारत में बच्चा सब सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताओ। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्लियर? अब बच्चा सब देखो, भारत में कुल बच्चा सब 43% आबादी कौन सी भाषा बोलती है? हिंदी।
यानी कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। क्लियर है? अब यहाँ देखो, कुल भाषा का बच्चा सब 43% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। इसलिए बच्चा सब हर एक 14 सितंबर को, क्या बच्चा सब, 14 सितंबर को बच्चा सब हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? क्लियर है? अब बच्चा सब हर एक 10 जनवरी को क्या मनाते हैं बच्चा सब? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर? समझ में आया? और बच्चा सब अपने संविधान का नियम अनुच्छेद 343, अनुच्छेद बच्चा सब कितना? अनुच्छेद 343 ये क्या बोलता है बच्चा सब? ये बोलता है राजभाषा है। हिंदी क्या है बच्चा सब? राजभाषा है। समझ में आ रहा है? अब दिमाग में थोड़ा सा अस्थिर कर लो, बाद में लिखाएंगे तो कैसे कैसे लिखेगा वो तुम लोग सोच लेना, है ना। रुको, थोड़ा गोजम गोज हो गया। इधर लिखते हैं बच्चा सब, अनुच्छेद कितना में क्या होगा? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अब यहाँ देखा, थोड़ा सा समझो बच्चा सब, हिंदी के विषय में हम लोग जाने कि हिंदी भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा। भारत की कुल आबादी का लगभग 43% आबादी कौन सी भाषा बोलती है? हिंदी। और हर एक 14 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? हर एक 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? क्लियर है? अब यहाँ देखो बच्चा सब, और अनुच्छेद 343 के तहत बच्चा सब हिंदी को बच्चा सब क्या बनाया गया? राजभाषा का दर्जा बनाया गया। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, ये हिंदी जो है ना, इस हिंदी को बच्चा सब, इस हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को, है ना बच्चा सब, देखो 14 सितंबर 1949 को बच्चा सब ये भारत सरकार की कैसी भाषा बनी? भारत सरकार की आधिकारिक भाषा बनी। भारत सरकार की कैसी भाषा बनी? आधिकारिक भाषा बनी। कौन? हिंदी। क्लियर है? अब यहाँ देखो बच्चा सब, तो ये जो अपना हिंदी का ये बेसिक थ्योरी रहा बच्चा सब, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा? हिंदी। अब भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, लेकिन बच्चा सब सबसे अधिक जब बात हम लोग कर लिए हिंदी का, तो बच्चा सब एक प्रश्न और उठता है ना कि भारत में दूसरी है ना, दूसरी सबसे अधिक कौन सा होगा बच्चा सब? बांग्ला होगा ना, दूसरा बांग्ला। और जब दूसरी होगा तो बच्चा सब तीसरी भी आना चाहिए। तीसरी सबसे अधिक, अब यहाँ देखो, तो भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी?
दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? और तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली। अब यहाँ देखो, ये 3 ऐसी भाषा है बच्चा सब, ये 3 ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं बच्चा सब कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है ना। उसके बाद जो है बच्चा सब, इस 22 भाषा में जो है, इसी 22 भाषा में हिंदी एक भाषा होगा कि नहीं होगा? कौन संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को जो है बच्चा सब राजभाषा का दर्जा मिला है? 343। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? क्लियर है? अब यहाँ देखो बच्चा सब, तो ये हिंदी जो है बच्चा सब भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है। तो जो कुछ भी लिखे हैं उसको तरीका से जो है आप लोग बोर्ड पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए। उतारो। देखो नाम लिखना, उसके बाद ये सब लिखना, ये लिखना, उसके इसके नीचे सब लिखना, बीच में लिखना जगह ले लेके। क्लियर है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यही ना बच्चा सब? सत्ता का क्या? अब यहाँ देखो बच्चा सब, सत्ता का मतलब तो तुम लोग को बताया ही है। एकदम साधारण से साधारण शब्दों में सत्ता का मतलब होता है पद वाली कुर्सी। सत्ता का मतलब होता है, क्लियर है? जिसके पास पद है बच्चा सब, वो क्या है? वो उतना शक्तिशाली है ना। पद से बच्चा सब लोगों का सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण है ना किया जा सकता है। लेकिन बच्चा सब यह सत्ता का विकेंद्रीकरण कह रहा है। तो आप लोग को पता ही है बच्चा सब कि अपने देश में शासन का 2 रूप है। क्या? विकेंद्रीकरण। क्या हुआ? विकेंद्रीकरण लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, पगलिया वाला लो, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे बच्चा सब, तो उसमें शासन का क्या होगा बच्चा सब? शासन का 2 रूप होता है। कौन सा बच्चा सब? एक होगा बच्चा सब केंद्र स्तर का, और दूसरा क्या होता है बच्चा सब? सुनो, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण में बच्चा सब शासन में हम लोग 2 तरह के भारत में शासन को देखते हैं। एक तरह केंद्र स्तर का और दूसरा बच्चा सब राज्य स्तर का। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा सब, एक है बच्चा सब केंद्र स्तर और दूसरा है क्या? राज्य स्तर। लेकिन क्या केंद्र स्तर और राज्य स्तर के शासन प्रणाली से या फिर केंद्र की सभी सुविधाएं अगर राज्य स्तर पर पहुंच जाएगा तो क्या देश का विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा?
हाँ, हो पाएगा? अगर मान लो केंद्र की सभी योजनाएं, भारत सरकार की सभी योजनाएं अगर राज्य तक पहुंच जाती है तो भारत का विकास सही तरीके से हो जाएगा? नहीं होगा बच्चा सब, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि बच्चा सब घर को मजबूत करने के लिए जड़ को मजबूत करना पड़ता है ना। तो बच्चा सब इस शासन प्रणाली का एक हिस्सा और बनाया गया जिसका नाम था बच्चा सब स्थानीय स्तर। समझ में आया बच्चा सब? तीसरा जो स्तर रहा वो क्या रहा? शासन का तीसरा रूप क्या हुआ? स्थानीय स्तर, है ना। जैसे कि मान लो बच्चा सब, शासन का विकेंद्रीकरण मुख्य रूप से पहले था केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, और एक और स्तर इसमें जोड़ दिया गया बच्चा सब, क्या? स्थानीय स्तर। तो स्थानीय स्तर कहने का मतलब बच्चा सब राज्य का एकदम छोटा सा हिस्सा, जैसे गांव हुआ ना बच्चा सब, गांव में क्या होता है? स्थानीय लोग रहता है, तो स्थानीय लोगों का प्रशासन आम लोगों के हाथ में दे दिया, स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहीं के लोगों के द्वारा दे दिया गया बच्चा सब। जिस तरह के शासन को हम लोग क्या कहेंगे? स्थानीय स्तर का शासन कहेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि थोड़ा सा समझिएगा आप लोग ये कि ये तीनों व्यवस्था अपने देश के विकास में बच्चा सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। स्थानीय स्तरीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत में बच्चा सब पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। कैसी व्यवस्था लाया गया? राज व्यवस्था, यानी कि स्थानीय शासन स्तर को मजबूत करने के लिए बच्चा सब